वेलकम बैक टू आवर चैनल एंड अभी आज मेरा TCS 5 डिजिटल में था एग्ज़ाम अभी मेरा हो गया और अभी हम जा रहे हैं घर पे। तो अभी आप यहाँ तक आ गए हैं तो पूरा वीडियो देख के जाइए। और यहाँ पे चूँकि अंधेरा हो रहा है, आप देखो जंगल भी है और यहाँ पे लोग जा भी रहे हैं, अभी निकल रहे हैं क्योंकि अभी एग्ज़ाम और अभी सब निकल रहे हैं बाहर। तो एग्ज़ाम ओवरऑल पेपर, मुझे जो इस बात का डर था एक्चुअली वो नहीं हुआ, अच्छा हुआ, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ऐसी गलती नहीं करते जो 2019 के CGL में की थी। मेंस में 18 तारीख का पेपर एग्ज़ाम ईजी और 15 और 16 तारीख का पेपर टफ, तो वो गलती शशि ने हालांकि नहीं की और वो एक अच्छी चीज़ रही इस बार के एग्ज़ाम की। और ओवरऑल पेपर ईजी टू मॉडरेट ही रह रहा है, टफ़ तो हो रहा है लेकिन एकदम ईजी पेपर नहीं आ रहा है। तो हमारा भी सेट ईजी टू मॉडरेट में ही था, टफ़ पेपर नहीं था। और बाकी मैं यहाँ से अभी घर पहुँच के आपको इसका प्रॉपर एनालिसिस दूंगा, क्योंकि यहाँ पे अंधेरा है और वीडियो अच्छी आ नहीं रही है, आप देख रहे हो तो काफ़ी अंधेरा है यहाँ पे। और घर जाके थोड़ा आवाज़ भी अच्छे से नहीं आएगी यहाँ से। ओवरऑल मोटा मोटी बोल दूँ कि मैंने 84 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं, जिसमें रीजनिंग में करीब मेरे 25 अटैम्प्ट हैं और इंग्लिश में भी 22 क्वेश्चन लगभग मैथ में और 12 और क्वेश्चन लगभग GS में अटैम्प्ट हुए हैं। तो हर पेपर इतना टफ नहीं था। रीजनिंग अगर देखा जाए तो CGL 22 और CGL 23 की जैसी रीजनिंग आ रही है, 20-21 जैसा पैटर्न नहीं फॉलो कर रहे हैं, वो टफ था एक्चुअल में। मैथ का भी करीब 22-23 जैसा ही है। मैथ मेरे सेट में 4 या 5 क्वेश्चन ऐसे थे जो थोड़ा टाइम लेते, तो मैंने उसको छोड़ दिया, उस पर टाइम वेस्ट नहीं किया। और इंग्लिश में ओवरऑल 2-3 क्वेश्चन छोड़ दिया था। मेरे लोग बोलते थे CGL 24 में शायद जो ये क्लोज टेस्ट आ रहा है वो टफ आ रहा है, लेंदी आ रहा है, कि मेरे में ईजी आया था, उतना टफ नहीं था। तो ओवरऑल अटेम्प्ट हमारा अच्छा रहा। बाकी एनालिसिस घर जाके। चलिए मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर एनी फ्यूचर फर्दर एग्जाम। टेक केयर, गुड नाइट। हेलो, नमस्कार गाइज। स्वागत है एक बार फिर से हमारे वीडियो में। जब मैं अभी एग्ज़ाम दे के आ रहा था तो वहाँ से मैंने वीडियो बनाया था कि अभी एक घर जाके हम फिर एक नया डिटेल वीडियो बनाएंगे, क्योंकि वहाँ पे लाइटिंग थी नहीं और मुश्किल हो रहा था कि आवाज़ भी उतनी साफ़ नहीं आ रही थी। तो अभी मैं घर आ गया हूँ। एक्चुअली जो मेरा एग्ज़ाम सेंटर था मेरे कल्याण से काफ़ी दूर था, तो यहाँ पे मुंबई में बारिश भी बहुत हो रही थी। और आप जानते हो मुंबई में लोकल का सबसे बड़ा पंगा है, क्योंकि आपको आने में एक तो भीड़, दूसरा टाइम बहुत लगता है। तो अभी 10 मिनट हुआ है मुझे घर पहुँचे। तो सबसे पहले मैंने सोचा कि वीडियो बना देता हूँ कल के एग्ज़ाम, अगर मान लिया जिनका एग्ज़ाम कल, अगर ये वीडियो अपलोड हो पाई और जिनका एग्ज़ाम कल अगर थोड़ा भी फ़ायदा हुआ तो मैं समझूँ एक भी कैंडिडेट को फ़ायदा हुआ तो बहुत सही है। तो जैसा आज मैं बताऊं कि एग्ज़ाम था मेरा, तो मैंने पढ़ाई तो ज़्यादा की नहीं थी और स्पेशली मॉक वॉक भी नहीं दे पाया था मैं। लेकिन हाँ, 2 कैंडिडेट जो सीरियस कैंडिडेट है जिनको मैं तैयारी करवा रहा हूँ और उनको मॉनिटर करता रहता हूँ। उनके कुछ क्वेश्चन अगर फंसते तो उनको बताता रहता हूँ। तो क्या स्ट्रेटजी रहे, कैसे एग्ज़ाम क्लियर करना है या फिर कैसे एग्ज़ाम को टैकल करना है, वो बताता रहता हूँ। तो चीज़ें मैं थोड़ा सा रन में रहता हूँ कि मुझे पता होता है कि हाँ ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, ऐसे ऐसे पैटर्न आ रहा है, तो मेरा प्रैक्टिस भी बना रहता है एक तरीके से। तो उसी की वजह से शायद मैंने 84 क्वेश्चन अटैम्प्ट किया आज के पेपर में। आज का पेपर अगर देखा जाए तो कमोवेश ये मान के चला जाता है कि जिन बच्चों ने CGL या कैंडिडेट ने CGL 2022 CGL 2023 का एग्ज़ाम दिया है ना, तो पेपर कमोवेश 19, 20, 18, 20 वैसे ही है। ऐसा नहीं है कि पेपर एकदम से टफ आ गया है। कुछ सेट में हो सकते हैं कि मैथ या रीजनिंग में कुछ ऐसे क्वेश्चन पड़ गए हो जिसकी वजह से लगा हो कि हाँ क्वेश्चन वाकई टफ हो, कुछ कैलकुलेटिव क्वेश्चन दे दिए हो, कुछ आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आ गया हो, तो हो सकता है कि वो लगा कि टफ हो। लेकिन मुझे जो मेरा सेट मिला वो ईजी टू मॉडरेट ही कर सकते हैं, कि 3-4 क्वेश्चन ऐसे थे जो कैलकुलेटिव थे, जो एट एग्जाम टाइम में नहीं हो सकते, शायद टाइम की कमी की वजह से। अगर वही हम घर पे आके करें तो ऐसा लगेगा नहीं वो क्वेश्चन हो जाएगा, ईजिली हो जाएगा वो क्वेश्चन। तो बेसिकली जब रीजनिंग की बात की जाए तो ज़्यादा क्वेश्चन टफ आ नहीं रहे थे, मतलब इजी क्वेश्चन थे, आपको डायरेक्ट ही पकड़ में आ रहा था। कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जिस पे आपका टाइम लग रहे थे। तो आप अगर इसे रीजनिंग को अटेम्प्ट कर रहे हो तो शुरुआत में देखो कि हर सेक्शन की शुरुआत में देखो कि जो इजी क्वेश्चन है सबसे पहले उनको टारगेट करो। सपोज रीजनिंग हो गया तो किसी भी हाल में 15 क्वेश्चन, अगर पेपर मॉडरेट हो, टफ हो, 15 क्वेश्चन ईजी रहता ही रहता है। तो आप उन 15 क्वेश्चन, 16 क्वेश्चन को टारगेट करो जो सबसे पहले करना है। ऐसे ही आप मैथ में जाओ, अगर इजी मॉडरेट है तो भी, मॉडरेट टफ है तो भी, तो 10-12 क्वेश्चन तो ईजिली कर ही सकते हो। तो उन 10-12 क्वेश्चन को टारगेट करो।
इंग्लिश ऐसा सेक्शन है कि आपको पूरा ही करना है वन गो में। आप उसको दोबारा के लिए रख रहे हो तो ऐसे 1-2 क्वेश्चन रख सकते हो जिनको आपने किया है, फिर बाद में लिए रखा कि देख के फिर हम आगे बढ़ेंगे इसको। अगर आप वैसा कर पाए हो तो करो, नहीं तो इंग्लिश में एक बार में पूरा मानना है। जीएस हमेशा लास्ट में करना चाहिए। बाकी स्ट्रेटजी जिसकी जैसी हो, कुछ लोग पहले भी करते हैं, कुछ लोग बाद में भी करते हैं। तो अब इसके बाद जब दोबारा जाओ तो आपको जो क्वेश्चन लगे कि हाँ ये कैलकुलेटिव थे, ये भी पता रहे कि हाँ मुझे आता है लेकिन थोड़ा कैलकुलेट टाइम लेगा, तो दोबारा जो करने वाले हो, जब दोबारा आप जाके करोगे तो ऑलरेडी जो कि 15 क्वेश्चन से मान लो रीजनिंग में हो चुके हैं आपके पहले गो में, तो आप यहाँ से स्टेट ऑफ माइंड से बहुत स्ट्रांग हो जाते हो। कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो कट ऑफ क्लियर कर ही रहा हूँ। तो वहाँ पे आप जो है वो काम माइंड से पेपर को फिर अटेम्प्ट कर रहे होते हो। तो जो क्वेश्चन टफ भी होते हैं ना, वो क्वेश्चन भी बड़े ईजिली हो रहे होते हैं सेकेंड गो में। अगर वही उसी की जगह पहले गो में ही फंस गए, पहले ही पेपर में, मतलब पहले बार में फंस गए कि चलो ये टफ वाला क्वेश्चन है, इसको मैं करता हूँ। अब वो क्वेश्चन टफ है, हो सकता है उस पॉइंट ऑफ टाइम में आपको नहीं, आप उस पर टाइम दिए पड़े हैं, तो इस वजह से आपको एग्ज़ाम में दिक्कत हो सकती है। ठीक है, तो बेसिकली ओवरऑल देखा जाए तो पेपर आज का उतना मेरा तो टफ नहीं था। पेपर जो आ भी रहे हैं उतने टफ नहीं है। अगर किसी ने सीरियस तैयारी की है और डेडिकेटेड तैयारी की है तो ये पेपर किसी भी हाल में वो टायर 1 क्वालिफाई कर जाएगा। अभी जो मेन लड़ाई है टायर 1 क्वालिफाई करने का है, क्योंकि मेंस का एग्ज़ाम जब होगा तो उसमें अभी 2 महीने हैं आपके पास टाइम। अगर आप सीरियस कैंडिडेट हैं और आपने तैयारी ठीक ठाक की है तो अभी आप कवर कर सकते हो। 2 महीने में आपके पास टाइम है कि अगर आप यहाँ नीचे भी हो तो भी वहाँ पे छलांग मार के सिलेक्शन तक पहुँच सकते हो। लेकिन अभी जो मेन मकसद है कैसे भी करके टायर 1 क्वालिफाई किया जाए। तो जिनका कल एग्ज़ाम है, मैं तो यही कहूँगा कि जो पढ़ाई करनी थी आपने पढ़ाई कर ली है। अब आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। जितना पढ़ाई किया है, जितना मॉक अटेम्प्ट किया, जाके वही चीज़ एग्ज़ाम में एक तरीके से दे के आना है आपको। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि सॉरी थोड़ा सा गले में खराश है स्पेशली। तो अगर देखा जाए तो रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश, जीएस कुछ भी हो, आपको ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप युवा कैंडिडेट हैं तो आपको 125 से 30 ही लेना है टायर 1 क्वालिफाई करने के लिए। रहा मार्क की बात हो रही है। EWS है, OBC से हैं तो करीब 120-25, और अगर आप SC ST अदर कैंडिडेट पे हैं तो 115 नंबर भी आपका सेफ स्कोर है। पेपर वो मॉडरेट हो, टफ हो, इजी हो, कोई मैटर नहीं करता। लेकिन ये नहीं है कि आप कहो कि मैं 90 नंबर लाया हूँ, मैं EWS में हूँ या OBC में हूँ या SC ST में हूँ। तो वो फिर एक तरीके से लुक इनटू करने की ज़रूरत है कि क्या अपने अंदर झाँको कि क्या मैं सिलेक्शन के लायक हूँ क्या। तो आपको एक निश्चित जो लेवल बना उसको तो क्रॉस करना ही है हर हाल में। तो कल के कैंडिडेट अगर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो आपको अभी से बेस्ट ऑफ लक। बेझिझक होके जाओ, डरना नहीं है। आराम से मैथ का पेपर हो, रीजनिंग का पेपर हो, आराम से ही करना है। आपको कोशिश करना है कि रीजनिंग में ऑन एवरेज 20 क्वेश्चन, मैथ में 18-20 क्वेश्चन ना। अगर आपको मैथ लगता है टफर साइड है तो आप 15-16 भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। आप अगर टफ पेपर रहेगा तो इस हिसाब से नामलाइज भी उसको स्कोर होगा। अगर आप ये सोचते हो टफ पेपर है मुझे 130 ही लाना है, तब उसमें क्या दिक्कत हो सकता है कि आप सिलेक्शन से सिर्फ 1-2 नंबर से बाहर हो। वही 1-2 नंबर जो आपने टफ क्वेश्चन पे टाइम लगाया उसकी वजह से सोचता है कुछ आसान क्वेश्चन नहीं कर पाए आप। तो हमेशा स्ट्रेटजी यही होनी है कि सबसे इजी क्वेश्चन जो हो सबसे पहले टारगेट होने चाहिए हर सेक्शन के, स्पेशली मैथ और रीजनिंग के। अगर सबसे इजी 2500 क्वेश्चन देख गए, सबसे इजी टारगेट कर गए, तो बाद में ये पछतावा नहीं होना चाहिए यार मैंने यह क्वेश्चन छोड़ दिया या मैं पहुंच नहीं पाया, क्वेश्चन कर सकता था। क्योंकि वो 2 नंबर का आपकी एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग या छोटी सी गलती की वजह से आपका पूरा साल बर्बाद होने वाला है। तो बेहतर है कि पेपर अगर आपने अच्छी तैयारी की है तो ये आप देखिए कि पेपर किस लेवल का है, हमको कितना नंबर चाहिए, मैथ में हम कितना कर सकते हैं। ठीक है, उसी हिसाब से पेपर को आप अटेम्प्ट करिए। ये कल के बच्चों के लिए था। बाकी बेस्ट ऑफ लक, आप अच्छे से जाइए, पेपर दीजिए। अब रही बात मेंस की तैयारी की तो जिनका एग्ज़ाम ओवर हो गया है, करीब 2-3 दिन पहले भी ख़त्म हो गया, तो अभी 2-3 दिन अगर वो ब्रेक ले लिया तो ले लिया, अब पढ़ाई शुरू कर दो। अभी जिसका एग्ज़ाम कल या आज में रहा है तो वो क्या करें कि 1-2 दिन अगर उनको लेना हो ब्रेक तो आप ब्रेक लो और मेंस की तैयारी में लग जाओ। मेंस की तैयारी के लिए मैंने जो सोचा है 2 स्ट्रेटजी पे काम करने की ज़रूरत है, एक BMA और एक MAR। स्पेशली अभी ये स्ट्रेटजी क्या है तो मैं बताता चलूँ आपको कि अगर आपने टायर 1 क्वालिफाई कर लिया है और आपको लगता है कि अभी भी आपको बेसिक पे काम करने की ज़रूरत है, तो आने वाले अपकमिंग 1 मंथ में आप अपने बेसिक पे काम करो। ठीक है,
साथ साथ में करना क्या है, BMA मतलब बेसिक, M मतलब मॉक एंड A मतलब एनालिसिस। तो मतलब आप बेसिक भी पढ़ते रहो, साथ साथ कोई एक मॉक 100 क्वेश्चन का कोई एक मॉक डेली दो और उसका डेली एनालिसिस करो। उसको बाद के लिए मत रखो कि आज मैं मॉक दे रहा हूँ कर एनालिसिस करूँगा, तो होता नहीं है। आपको लगता है ऐसे एक के बाद एक मॉक आप देते जाते हो, आपका इकट्ठा होता जाता है, आप प्रॉपर एनालिसिस नहीं कर पा रहे हो। क्योंकि जिनको हम तैयारी करा रहे हैं उन्होंने भी वही किया, मॉक तो देते गए, उसको प्रॉपर एनालिसिस नहीं कर पाए, जिसकी वजह से थोड़ी सी परेशानी हुई है। बट वो टायर 1 क्वालिफाई करने के लगभग करीब हैं, तो क्वालिफाई कर जाएंगे। तो आप अगर जैसे टायर 2 की तैयारी कर रहे हैं तो ये सीन नहीं आना चाहिए जब आप एग्जाम में 10 दिन बाकी हो तो पता चला आपको बेसिक नहीं आता, आपको ये नहीं आता, वो नहीं आता। इससे अगर ये सिचुएशन नहीं चाहिए। अगर आपको बहुत सारे चैप्टर्स हैं उनका बेसिक नहीं क्लियर है, तो सबसे पहले आप 1 महीने तक मैथ हो, रीजनिंग हो चैप्टर वाइज, या इंग्लिश हो या GS हो, आप बेसिक पे ध्यान दो। बेसिक को पूरी तरीके से तैयार करो, 1 घंटे का मॉक दो और उसको 1 घंटे का मॉक देने के बाद उसका प्रॉपर एनालिसिस करो, ठीक है, उसी दिन सेम डे, ठीक है। बेसिक, मॉक और एनालिसिस। दूसरा स्ट्रेटजी उन कैंडिडेट के लिए है MRA, जिनको लगता है या फिर जिनकी तैयारी बहुत अच्छी है, जिनको प्री क्वालिफाई करने में कोई दिक्कत नहीं है, उनका बेसिक बहुत स्ट्रांग है, वो कई सालों से तैयारी कर रहे हैं ना, उनको बेसिक में कोई प्रॉब्लम है नहीं, चाहे वो मैथ का हो, रीजनिंग का हो या इंग्लिश को हो। तो उनको MRA स्ट्रेटजी फॉलो करनी चाहिए। मॉक नहीं, MRA नहीं, MAR, मॉक एनालिसिस एंड रिवीजन, MAR स्ट्रेटजी। इसमें क्या है कि सबसे पहले आप डेली एक मॉक दो। अगर आप जो बेसिक की टेंशन नहीं है, आपको बेसिक आपका तैयार है, तो कोशिश करो हर दिन एक मॉक दो। वो मॉक पहला ये मॉक होना चाहिए कि हर दिन 100 क्वेश्चन का मॉक होना चाहिए जो SSC ने ऑलरेडी प्री में पूछे हुए हैं। और कोशिश करो कि हर साल का टॉप 10 टफेस्ट शिफ्ट निकालो आप लोग, ठीक है, हर एग्जाम का, वो CSSL हो, वो CPO हो, वो CGL हो ना, या कोई भी हर साल का 20 का 21, 22, 23 ना, ऐसे आपके 50 सेट आप निकालो जिनकी बेसिक तैयार अच्छे से। हर दिन 100 क्वेश्चन का मॉक दो, उसका प्रॉपर एनालिसिस करो, ठीक है। और अगर आपका बेसिक तैयार भी है तो मॉक एनालिसिस के साथ साथ आपका जब से MAR में तीसरा है R मतलब रिवीजन। आप मॉक देते रहो, मॉक का प्रॉपर एनालिसिस करते रहो, लेकिन जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप रिवीजन करो। अगर आपका बेसिक तैयार भी है तो डेली आप रिवीजन को दो 1-2 घंटे, क्योंकि रिवीजन मस्ट। आप एग्जाम के 10 दिन पहले क्या करते हैं बच्चे कि ये रिवीजन कर ले, वो रिवीजन कर ले, होता नहीं है वो। आप रिवीजन तो करते हो लेकिन एग्जाम में जाके फिर वो चीज़ें याद नहीं आती आपको। तो हर चीज़ की प्रैक्टिस होना ज़रूरी है। जो चीज़ एग्जाम में आप करने वाले हो वो मार्क में करो आप। तो अगर आप जैसे अभी से मान लो कि एक मॉक दे रहे हो डेली 100 क्वेश्चन का ना, तो एग्जाम के आते आते आप करीब 70-80 मॉक दे पाओगे, सिर्फ 100 क्वेश्चन जो टायर 1 में किए गए हैं। इसके साथ साथ टायर 2 के मॉक भी आपको देने हैं, एटलीस्ट 50 मॉक तो आपको दे के जाने चाहिए एग्जाम में, अगर आपको अच्छे से एग्जाम क्लियर करना है तो टायर 2 के भी मॉक देने हैं, आपको एनालिसिस करना है। टायर 1 के भी मॉक देने, एनालिसिस करना है। तो BMA एंड MAR स्ट्रेटजी को फॉलो करिए हर तरीके के कैंडिडेट जो सीरियस कैंडिडेट है। बेसिकली मैंने भी तैयारी की और शायद अभी मैं एक्साइज इंस्पेक्टर GST में पोस्टेड हूँ, मुंबई में ही। तो जितना हो सकता है मेरे पास, जितनी स्ट्रेटजी है, जितना मैं बता पाऊँगा या बता सकता हूँ, मैं कोशिश करूँगा बताने की। कि नॉलेज लगभग सबको होता है, लेकिन एग्ज़ाम अगर नहीं निकलता तो उसके पीछे कुछ छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिसको अगर हम सुधार लें या फिर जिसको हम इम्प्लीमेंट करें तो हमारा एग्ज़ाम बहुत बेहतर तरीके से निकल सकता है। तो बहुत ज़्यादा टफ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब जिन बच्चों को लगता है कि क्वालिफाई हो जाएगा, तो पहली बात तो ये कट ऑफ खेलना बंद करो आप लोग। आप अभी मेंस की तैयारी पे लग जाओ, ठीक है। और मेंस की तैयारी में हर चीज़ का सबसे बेहतर उपाय, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लिए हैं तो एग्ज़ाम आपका कोई रोक नहीं सकता। आपकी किस्मत ख़राब है तो भले आप जो है नहीं सेलेक्ट हुए, वैकेंसी कम है ना, तो आपका वो दिन ख़राब होगा तो अलग बात है। बाकी अगर आपका प्रीवियस ईयर तैयार है तो आपका एग्ज़ाम कोई नहीं रोक सकता, आपका सिलेक्शन होना निश्चित है। बट प्रीवियस ईयर अच्छे से तैयार होना चाहिए। अगर मैं कर रहा हूँ प्रीवियस ईयर, तो इसका मतलब आप अपने से खुद से पूछना कि क्या आप मैथ में या रीजनिंग में सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अच्छे से कर पा रहे हो। उसमें भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं जिनको आपको नोट्स बना के रखना चाहिए, उनको बार बार रिवाइज करते रहना चाहिए। प्रीवियस ईयर अगर आपका तैयार है तो आपका सिलेक्शन रैंक में होगा, 1000 के अंदर भी हो सकता है, 1500 के अंदर भी हो सकता है। लेकिन अगर आपका प्रीवियस ईयर थोड़ा सा भी मतलब थोड़ा कम तैयार है तो भी आपका सिलेक्शन होगा। लेकिन प्रीवियस ईयर तैयार करना है। आप बहुत टफ के चक्कर में पढ़ते हो, आप एग्जाम में जाके इजी क्वेश्चन छोड़ के आते हो, ठीक है।
तो बहुत ज़्यादा भागना दौड़ना नहीं है, अपनी कमजोरियों को समझो, क्या वीकनेस है, क्या स्ट्रांग पॉइंट है, क्या वीक पॉइंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्या एग्जाम पूछ रहा है, क्या हमको आता है क्या नहीं आता, किस पे हम जो है और अच्छे से तैयारी कर सकते हैं ना। तो उन सब चीज़ों पे आप ध्यान दो। मेंस आने वाला है आपका, मे भी दिसंबर में हो, और अच्छे से तैयारी करते रहो। कुछ स्पेशल करने की ज़रूरत नहीं है, PYQ ख़त्म करना है पूरी तरीके से। GS के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाए, अगर मान लो मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश तो PYQ से हो जाएगा। GS एक ऐसा चीज़ है, थोड़ा बेसिक तो पढ़ना पड़ेगा, और प्लस TCS के क्वेश्चन, क्योंकि TCS का अलग सेटअप चल रहा है। GS कहाँ से पूछता है, क्या पूछता है, ये आउट ऑफ बॉक्स रहता है। करंट पूछ रहे हैं 2000, सन 2000 का करंट पूछते हैं, वो स्टैटिक है, करंट है, तो SSC को भी नहीं पता है। तो GS पे आपको थोड़ा सा बेसिक पढ़ना पड़ेगा, और बेसिक के साथ साथ आपको एग्जाम के क्वेश्चन, एग्जाम देखो कि क्वेश्चन कहाँ से पूछ रहा है, फिर उसको आप नेट से सर्च करो, नोट्स बनाओ। यही तरीका है GS को कवर करने का। कोई एक स्पेसिफिक बुक नहीं है जिसके दम पे आप ये कह पाओ कि नहीं मेरा GS तैयार है। आप कितना मर्जी GS तैयार कर लो, SSC के GS में अगर मेंस पे 25 में से 15 क्वेश्चन कर पाए तो बहुत बड़ी बात है। प्री में ही आप देखो 7-8 क्वेश्चन नहीं होते लोगों के, तो GS SSC कहाँ से पूछता है तो SSC ही जानता है। ठीक है, ओवरऑल अच्छे से तैयारी करते रहिए आप लोग। बाकी ऐसे ही वीडियो अगर आप हमको मोटिवेट करिए कि मैं ऐसा वीडियो बनाऊँ, कुछ स्ट्रेटजी शेयर कर पाऊँ, अपना एक्सपीरियंस जो आज तक का रहा है मेरा एग्ज़ाम के लिए, एग्ज़ाम दिया है मैंने, कई बार क्रैक भी किया है, CGL हुआ, CCL हुआ, तो मैं आपको बता पाऊँ। अगर एक भी कैंडिडेट को फ़ायदा हुआ तो मैं अपना ये वीडियो बनाना सफल समझूंगा एक तरीके से। तो चलिए, बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल द कैंडिडेट अपेयरिंग इन CGL टायर 2, और जिनका नहीं भी होगा वो 2025 के लिए बहुत स्ट्रेटेजिकली लग जाएं। ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, अगर आपने डेडिकेशन से दिया है और नीयत आपकी सही है तो आपका सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता है। ठीक है, तो अच्छे से तैयारी करते रहिए, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। और चलिए, अभी के लिए, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। ध्यान रखिए, ख्याल रखिए अपना, बाय बाय।